नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे व्याख्यात्मक रहेंगे। यह जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा टीजीटी पीजीटी आज जो भी परीक्षाएं हिंदी संबंधित उनमें सभी में लाभान्वित आपको करेंगे। तो ये जो प्रश्न है साथियों, ये नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताइए। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव या मार्कंडे? बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसमें से कौन हो जाएगा बताइएगा। तो प्रेमचंद थे। चलिए देखिए, अब हम इसका व्याख्यात्मक तथ्य देखते हैं। देखिए साथियों, हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया। कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उच्च कोटि की कविताएं, एकांकी, निबंध, आलोचनाएं भी प्रकाशित होती थीं। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदास सिंह चौहान, अमृत राव आदि ने हंस का संपादन किया। इस युग का यह एक जागरूक मासिक पत्र था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है? बताइएगा। ग्वालियर की कौन सी बोली है? तो ग्वालियर की साथियों जो बोली है आपकी बुंदेली है। कौन सी है? बुंदेली। तो देखिए, देखते हैं। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। इसके अलावा यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालघाट तथा भोपाल में बुंदेली बोली जाती है। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य का ऐतिहासिक एवं प्रमुख नगर है। यह शहर गुर्जर प्रतिहार, राजवंश, तोमर तथा बघेल कछवाहों की राजधानी रहा। इनके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिन्ह स्मारकों, किलों, महलों के रूप में मिल जाएंगे। वर्तमान में ग्वालियर एक आधुनिक शहर है और एक जाना माना औद्योगिक केंद्र है। ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला साथी प्रश्न है कि नाटक के पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? नाटक को बताइए। नाटक के पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या पाणिनि ने? किसने की है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा भरत मुनि ने। देखिएगा एक्सप्लेनेशन इसकी। नाटक के पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने प्रदान की है। नाटक के उद्भव के संबंध में भरत मुनि ने अपने सिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में एक घटना का उल्लेख किया। उनके अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर पांचवें वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्तक छंद का? इनमें से कोई नहीं। बताइए, निराला का जूही कली किसका उदाहरण है? तो यह साथियों उत्तर है आपका मुक्तक छंद का। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। जब किसी एक छंद का अनुपालन न किया जाए और कविता में भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना मुक्तक छंद की रचना होती है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है? किस विद्या मतलब यहाँ साथियों विधा होगी। किस विधा की रचना? तो किस विधा की रचना है? एक नाटक है, आत्मकथा है, जीवनी है या उपन्यास है? बताइएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो साथियों उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। चलिए, बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसमें तीन प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी तथा निपुणिका। इसकी कथा वस्तु बाण की कादंबरी और हर्षचरित से संग्रहित है। इनके अन्य उपन्यासों में चारुचंद्र लेख 1963 का है, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976 प्रमुख हैं। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मक
कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों से रस में साक्षात्कार कराती है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 2010 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? रामप्रसाद निरंजनी, जॉर्ज गियर्सन, बाबू तोताराम या सदा शुक्ला? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो साथियों सही उत्तर आप बताइए, तो हो जाएगा बाबू तोताराम। देखिएगा, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। ये जाति के कायस्थ थे। ये अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु नामक पत्र निकालते थे। हिंदी का हर प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में यही थे। यह हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उसमें कीर्त केतु नामक इनका एक नाटक भी निकला। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा से सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे कोटो कुतांत नाटक, अंग्रेजी अनुवाद स्त्री सुबोधिनी। अगला प्रश्न है, कवि गंग का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर? बताइए, कवि गंग का जन्म स्थान कहाँ है? साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका इटावा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, कवि गंग का जन्म स्थान इटावा जिले के एक नार गांव में है। इनका जीवन काल 1538 से 1625 तक माना जाता है। कवि गंग का पूरा नाम गंगाधर था। गंग अकबर के दरबारी कवि एक रहीम के मित्र थे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। 16वीं सदी के गंग कवि की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा प्रमुख है। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार किसकी काव्य रचना है? शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की या निराला की? बताइए। तो साथियों यह रचना आपकी शुक्ल की रचना है। व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या साथियों, हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। इनकी अन्य रचनाएं का हैं बुद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण, प्रकृति बोध, मधुश्रोत। शुक्ल की प्रसिद्धि का कारण इनका निबंध संग्रह चिंतामणि 2 भाग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। शुक्ल हिंदी सैद्धांतिक समीक्षा के पहले और आखिरी आचार्य माने जाते हैं। हिंदी सैद्धांतिक समीक्षा के पहले और आखिरी आचार्य। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी या गुजराती? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका, कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो साथियों मराठी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिएगा, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि को नागर, देवनागर, लोकनागरी एवं हिंदी लिपि आदि नामों से जाना जाता है। आज यह भारत की प्रधान लिपि है, जिसकी वैज्ञानिकता के कारण इसका प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि बोलियों में किया जाता है। मराठी भाषा महाराष्ट्र की एक मेव आधिकारिक राजभाषा है। महाराष्ट्र के बहुसंख्य लोग मराठी बोलते हैं। यह महाराष्ट्र और गोवा की राजभाषा है तथा पश्चिम भारत की सह राज्य भाषा है। मातृभाषियों की संख्या के आधार पर मराठी विश्व में 10वें और भारत में तीसरे स्थान पर है। इसे बोलने वालों की कुल संख्या लगभग 10 करोड़ है। अब देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू? बताइए कौन सी है? तो साथियों ब्रजभाषा। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों से ही समृद्ध है। यह मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के मध्ययुग में ब्रजभाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ, इसलिए इसे बोली न कहकर आदर पूर्वक भाषा कहा गया। मध्यकाल में यह बोली संपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य हो गई थी, पर साहित्यिक ब्रजभाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों के शब्दों और प्रयोगों का भी ग्रहण है।
बुंदेलखंड में ब्रजभाषा के अच्छे कवि हुए हैं जिनकी काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों देखिए एक्सप्लेनेशन। जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण जायसी नाम पड़ा। जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद तथा मलिक उपाधि थी। पद्मावत की रचना जायसी ने जायस में हुई थी, यह रायबरेली में पड़ता है। जायसी लिखते हैं, जायस नगर मोर स्थान। अधिकांश विद्वान जायसी के जन्म स्थान स्थल को जायस ही मानते हैं। कविवर वशिष्ठ मुनि ओझा ने लिखा है, जायसी का जन्म जायस शहर के कंचना मोहल्ले में हुआ था, क्योंकि जायसी ने स्वयं लिखा है, जायस नगर मोरा स्थान मैं वही 10 दिनों के लिए पहाने के रूप में आया था, वहीं मुझे वैराग्य हो गया और सुख मिला। जायसी ने अपने बाल्यकाल के 4 साथियों यूसुफ, मालिक, सालार, कादिम, सलोनी मियाँ और बड़े शेख के नामों का उल्लेख किया है। ये चारों जायस के ही रहने वाले थे, अतः अंततः यही कहा जा सकता है कि जायसी जायस के ही रहने वाले थे, अन्यत्र कहीं का भी संदर्भ उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र उपन्यास किसने पूरा किया? मंगलसूत्र उपन्यास किसने पूरा किया? तो साथियों मोहन राकेश, अमृत राय, शैलेश मटियानी, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों अमृत राय। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसका प्रकाशन अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है। इसी उपन्यास के रचना के दौरान 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। प्रेमचंद के अन्य प्रमुख उपन्यास सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, ये सभी प्रेमचंद के मौलिक उपन्यास हैं। प्रेमचंद ने 200 कहानियां भी लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं आत्माराम, बूढ़ी काकी, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, इस्तीफा, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन, गृहदाह और अलगुझा आदि। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? निर्मला, गबन, कर्मभूमि या मंगलसूत्र? तो साथियों इसमें से आपका अंतिम उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र ही है। देखिएगा मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र, जो कि प्रेमचंद की अधूरी रचना है। इसी उपन्यास की रचना के दौरान इनकी मृत्यु 1936 में लंबी बीमारी से हो गई थी। तो साथियों ये जो अभी व्याख्या की हैं यही ऊपर वाले प्रश्न की पूरी व्याख्या है, इसको हम पढ़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? वज्र, अग्नि, चैत्र, ज्ञान। बताइए क्या था? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्ञान। चलिए देखते हैं व्याख्या। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है कि जिस प्रकार नमक पानी में इस दिशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नध्य की भावना की गई है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मगधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या पैसाची से? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी से। व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, अतः हिंदी की खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली वह बोली है जिस पर ब्रजभाषा का अवधि आदि की छाप न हो या अवधि आदि की छाप न हो। खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है: मेरठ में, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलसिया, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद। इन सभी क्षेत्रों में साथियों खड़ी बोली का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, समास की अधिकता ओज कहलाती है, किसका कथन है? भरत का, वामन का, रुय्यक का या दंडी का? समास की अधिकता ओज कहलाती है, बताइए। तो साथियों यह कथन आपका वामन का है। चलिए देखते हैं व्याख्या। समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समासा भूयस्त्वम। यह वामन का कथन है। ओज और कांति से विभूषित गौणीय रीति होती है। ओज और कांति से भूषित कौन सी रीति होती है? गौड़ीय रीति होती है। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य का अभाव रहता है, माधुर्य नहीं रहता है इसमें। समासों का बाहुल्य होता है और पदावली कठोर होती है। तो ओजस्व समा ओजस ओजस समास भूयस्वत्वम, माने यह कथन किसका है? वामन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतामणि के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सारंगदेव या भीष्म साहनी? चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो साथियों चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखते हैं व्याख्या। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उनका यह निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम विचार बीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि के 3 भाग हैं। तीसरे भाग का संपादन नामवर सिंह ने किया। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विधि स्वरूप, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस को धर्म की भूमि आदि, ये सभी आपके निबंध हैं। चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग? बताइए दही कैसा शब्द हो जाएगा? तो साथियों आपका पुल्लिंग शब्द है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? दही शब्द पुल्लिंग है। ईकारांत संज्ञाएं जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, पाती, टोपी, मिठाई, सगाई, उदासी, चिट्ठी आदि। लेकिन घी, जी, मोती, दही आदि इत्यादि आप अपवाद हैं जो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। लिंग संबंधी प्रश्न सामान्यतः सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के अलावा बैंक, रेलवे और बीएड आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों चलिएगा, पुल्लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप में पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, यह आप जान लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ये आपका पूछा गया है। कर्मधारय समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अलूक तत्पुरुष समास या नए तत्पुरुष समास? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो साथियों बताइएगा युधिष्ठिर में समास। तो युधिष्ठिर में आपका समास हो जाएगा अलूक तत्पुरुष समास। अलूक तत्पुरुष, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। युधिष्ठिर में अलूक तत्पुरुष समास है जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो, अलूक समास होता है। युधिष्ठिर का अर्थ युद्ध में स्थिर। उदाहरणार्थ युधिष्ठिर आपका पुल्लिंग शब्द है और जनुषांध, जन्मांध जिसे कहते हैं, अंत्यवासी शिष्य, सरसिज्म, सरिसिज्मु, कमल आदि जिस समास के पहले पद में निषेधार्थक आ या अन शब्द का प्रयोग हो उसे नए समास कहते हैं, जैसे अनश्र, अनुचित, अगति, अनागत। कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य बहुलम है ना, तो यह विशेषण और विशेष जिसमें हो वहाँ समानाधिकरण और कर्मधारय समास, समानाधिकरण होने पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। विशेष और विशेषण, जहाँ विशेष की विशेषता बताई है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। संगीत रत्नाकर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सारंगदेव, अमरकांत या भीष्म साहनी? तो साथियों देखते हैं। तो यह साथियों रचना आपकी सारंगदेव की है। आप व्याख्या देखते हैं। संगीत रत्नाकर सारंगदेव की रचना है जो 13वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। इसे दक्षिणी संगीत का भी आधार ग्रंथ माना जाता है। सारंगदेव ने संवादी स्वर का अंतर 6 अथवा 12 श्रुतियों का माना है, जबकि उनके पूर्व भरत, दत्तेल और मतंग ने 9 अथवा 13वीं श्रुतियों का अंतर माना है। भरत के समान 18 जातियां मानी जाती हैं। जाति के 13 लक्षण और समस्त रागों को 10 भागों में बांटा गया है, जिसे 10 विधि राग वर्गीकरण कहा गया। जातियों से ग्राम राग से राग और उपराग उत्पन्न माने गए हैं। ग्राम रागों की संख्या 30 मानी गई है। यह संगीत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। सारंगदेव, संगीत रत्नाकर जो रचना है सारंगदेव की रचना है।
अगला प्रश्न है आपका, गीत गोविंद के रचनाकार सारंगदेव, जयदेव, अकबर या पंडित दामोदर मिश्र। गीत गोविंद तो जयदेव। साथियों चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। मध्यकालीन संगीत काल में मकरंद ग्रंथ के बाद गीत गोविंद की रचना हुई। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा लिखा गया। जयदेव कवि ही नहीं गायक भी थे। इसमें स्वर लिपि सहित संस्कृत में लिखे गए प्रबंध और गीतों का संग्रह है। जयदेव का जन्म ओडिशा में भुवनेश्वर के पास केंदुविलम नामक ग्राम में हुआ था। वे बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। चलिए देखते हैं साथियों, अगला आपका प्रश्न है, संगीत मकरंद क्या है? रस, वाद्य, ग्रंथ या गीत? तो साथियों संगीत मकरंद आपका क्या है? ग्रंथ है। चलिए देखते हैं व्याख्या। संगीत मकरंद एक ग्रंथ है जिसके रचयिता नारद है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम स्त्री पुरुष नपुंसक रागों का वर्णन मिला है। देवऋषि नारद को महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी सुखदेव का गुरु माना जाता है। महर्षि नारद ने कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे नारदीय शिक्षा, नारदीय संहिता आदि। संगीत मकरंद ग्रंथ को विद्वानों ने नवीं शताब्दी का माना है। अगला प्रश्न हमारा, नाट्यशास्त्र में कितने रस हैं? 5 रस, 7 रस, 8 रस, 10 रस। नाट्यशास्त्र में कितने रस हैं? तो साथियों आपके 8 रसों का वर्णन नाट्यशास्त्र में है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। नाट्यशास्त्र में 8 रस हैं। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी की रचना है, जो भारतीय साहित्य और संगीत का अथवा भंडार है। इसमें रस, छंद, वेशभूषा, रंगमंच, अभिनय, संगीत तथा नृत्य सभी की विस्तृत जानकारी दी गई है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। उन्होंने नाट्यशास्त्र में 49 भावों, 8 स्थायी, 33 संचारी और 8 सात्विक का विवेचन किया है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने की है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। अगला प्रश्न हमारा, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो साथियों अभी बताया कि 36 अध्याय हैं। चलिए इसको भी हम इसकी व्याख्या देखते हैं। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र भारतीय साहित्य और संगीत का अथाह भंडार है। इसमें रस, छंद, वेशभूषा, रंगमंच, अभिनय, संगीत तथा नृत्य में से कोई ऐसा विषय नहीं मिलता जिसकी विस्तृत जानकारी दी गई हो। भरत मुनि 200 ईसा पूर्व का ग्रंथ नाट्यशास्त्र का काव्यशास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत 8 रसों की स्थिति इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। भरत के नाट्यशास्त्र में तर्ज और अलंकारों का भी वर्णन किया गया है। नाट्यशास्त्र के अनुसार अलंकारों के लक्षण हैं प्रसन्नानि, प्रसन्नात, प्रसन्नांत, प्रसन्न धन्त, प्रसन्नामध्य, सम, बिंदु, निवृत्त, प्रवृत्त, वेणु, कंपित, रेचित, प्रतोलित, तार, मंद्र प्रसन्न, मंद्रतार प्रसन्न और प्रस्तार। ये 15 आपके अलंकारों के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं। काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि, वामन, दंडी या मम्मट? किसे माना जाता है काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य? तो साथियों याद रखिएगा, भरत मुनि को माना जाता है। देखते हैं अगला हमारा, इसकी व्याख्या क्या है देखते हैं। काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि है और भरत मुनि 200 ईसा पूर्व ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचनाकार भी हैं। इसीलिए भरत मुनि के काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं और इनका ग्रंथ भी काव्यशास्त्र जो नाट्यशास्त्र है उसको प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इस अन्य में नाट्य शाख, संगीत शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार, रस आदि का सांगोपांग प्रतिपादन किया गया। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने ही परिभाषित किया है। अब देखिए प्रश्न है फणींद्र का संधि विच्छेद। देखिए पहले इसको साथियों समझ लेते हैं। फणींद्र का संधि विच्छेद, फणींद्र में आपकी दीर्घ स्व संधि है, फणी धन इंद्र। दीर्घ स्व संधि क्या कहती है? समान वर्णों का समान वर्णों के साथ योग जब होता है और परिवर्तन हो, उस जगह जहाँ संधि है आपकी दीर्घ स्व संधि है। तो यहाँ फणी में ई है बड़ी, और ये आपकी ह्रस्व ई है, और ये आपकी दीर्घ, ये ह्रस्व दीर्घ दोनों योग करके जब
दीर्घ ई होगी तब आपका फणींद्र हो जाएगा। फणीधन इंद्र आपका ये वाला सही है। तो चलिएगा इसकी व्याख्या यही है, माने व्याख्या ये है, दीर्घ अकाह सवर्ण दीर्घा सूत्र से इसको यहाँ परिभाषित किया गया है। और यहाँ देखिए दीर्घ माने अक माने आ यू री के बाद आपका आ यू री आए तो योग होने पर आ और आ के साथ बड़ा आ, ई और ई के साथ बड़ी ई, उ और उ के साथ बड़ा उ और री के साथ री ही रहती है हिंदी में। संस्कृत की बात आएगी तो री आपकी दीर्घ हो जाएगी। और अन्य देखिए परमार्थ सूर्यास्त सूर्यास्त दैत्यारि राम अवतार देहधन अंत देहांत अद्यधन अवधि अद्यावधि उत्तम धनंग उत्तमांग है ना। संधि विग्रह यानी संधि विच्छेद के अधिकतर सवाल लगभग सभी प्रतिभागी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, अच्छी बात है ये तो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक का विलोम शब्द समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समय सामयिक, बताइए। समय सामयिक, आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम साथियों क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, समीचीन का विलोम असमीचीनी है, अर्वाचीन आधुनिक का समानार्थी है, आधुनिक का पर्यायवाची शब्द अर्वाचीन, अप्राचीन, वर्तमान, नूतन, नूतनकालीन, वर्तमानकालीन, आजकल आदि। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, हस्ती का तत्सम रूप क्या होगा? हाथ, हार, हाथी या हंसी? हस्ती, हस्ती का आपका क्या पूछा है? तत्सम, तो हस्ती का तत्सम आपका हाथी हो जाएगा साथियों। चलिए व्याख्या देखते हैं। हस्ती का तत्सम रूप हाथी है। हस्ती फारसी शब्द है। प्रश्न के अन्य विकल्पों के तत्सम शब्द निम्न प्रकार हैं। हाथ का हस्त हो जाएगा, हार का हारी, हंसी का हास्य। हाथी का पर्यायवाची शब्द गज, हस्ती, करी, वारण, मतंग, गजेंद्र, कुंजर, इव, सुंडाल, वितुंड, नाग, सारंग आदि होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह, तो विग्रह होगा। देखते हैं व्याख्या। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह है। अनुग्रह शब्द का पर्यायवाची है अनुकंपा, मेहरबानी, इनायत, फजल, करम, करुणा, नरमी, सहानुभूति, सुजनता, दया, रहमत आदि। प्रश्न के अन्य विकल्पों में विपरीतार्थक शब्द निम्न प्रकार हैं। आग्रह, दुराग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह, संग्रह, विग्रह आदि। साथियों ये आपका अगला और आखिरी प्रश्न है आपकी इस सीरीज का। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो उसके लिए क्या कहते हैं? आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी, तो उसको साथियों हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। आस्तिक शब्द अस्थि से बना हुआ है जिसका अर्थ है विद्यमान। जो आस्तिक नहीं है उन्हें नास्तिक कहा जाता है। अन्य विकल्पों में आस्थावान, आस्था रखने वाला, विश्वासी, विश्वास किए जाने योग्य, आसुरी, असुर, संबंधी। साथियों ये हमारे 130 प्रश्न हुए। साथियों हमारे चैनल भाषा निकेतन पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो साथियों उसको लाइक और शेयर भी करें। इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से लिंक देखें और उसको क्लिक करके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको PDF आदि यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। तो साथियों साथ बनाए रखिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।